थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं सर। मैं समझता हूं कि बड़ी कठिन चुनौती है सर। क्या स्थिति है आपके यहाँ? पुलिस वाले दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभी फिलहाल आपका जो जोन है वहां पे क्या स्थिति है? किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? कैसे सहायता पहुंचा रहे हैं? क्योंकि बड़ा कठिन दौर चल रहा है। जी अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय काफी स्थितियां, एक समय था जब जोन के रेंज के सभी जिलों में ये संख्या बढ़ रही थी, लेकिन आज की डेट में संख्या काफी कम है और 100-150 के आसपास 200 तक मैक्सिमम टच कर रही है। इस समय जो ठीक होने वाले पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है और कंपेरेटिवली उनके जो बीमार हो रहे हैं, इस समय 6,000 एक्टिव लोग कोरोना से एक्टिव हैं इस समय, जो अफेक्टेड हैं पूरे रेंज में, और 80 पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं जो इस समय अफेक्टेड हैं। और इनके लिए हम लोगों ने कई स्ट्रेटजीज फॉर्म की हैं, जैसे मैक्रो और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। हर एक व्यक्ति जो शासन की गाइडलाइंस है, जिसके तहत शहर क्षेत्र में 25 मीटर तक और क्लस्टर जोन्स में 50 मीटर और उसके आसपास जो लोग उनके घर हैं अफेक्टेड लोगों के, उनको हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन माना है। और मैक्रो कंटेनमेंट जोन उस एरिया को माना है जहां क्लस्टर के रूप में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, और इस तरह के जोन्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे हम लोगों ने बैरिकेडिंग बैरियर्स लगा के पुलिसकर्मी लगाए हैं। कुल 3400 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इस समय कंटेनमेंट जोन्स को किसी न किसी तरीके से मैन कर रहे हैं या मोबाइल होकर वहां देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, उनके लिए डूज एंड डोंट्स जारी किए हैं जिसको बताना चाह रहे हैं। बहुत से प्रचार प्रसार के कैंपेन चला रहे हैं। कई लीफलेट, ब्रोशियर्स, पैम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से पुलिस की तरफ से हम लोगों को आगाह कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझा रहे हैं, मीटिंग्स और सम्मेलनों के थ्रू समझा रहे हैं। रूट मार्च, फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं उन इलाकों में जहां पर प्रभावित हैं, वहां भी हम उनसे लाउड हेलर से अपील कर रहे हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील हो रही है। सोशल मीडिया पे अभियान चलाए जा रहे हैं। इस तरह ऐसे बहुत से और भी कार्यक्रम हैं। और उसके बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए हम सख्ती से एनफोर्समेंट भी लागू कर रहे हैं। इस एनफोर्समेंट में हम धारा 188 आईपीसी के चालान करते हैं, एपिडेमिक एक्ट के तहत धारा 3 में चालान कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 56 के तहत कार्रवाई हो रही है। और आपको मतलब को बहुत अच्छे फिगर तो नहीं है ये, पॉजिटिव फिगर मैं नहीं कहूंगा, फिर भी लगभग 2,78,000 चालान बिना मास्क के और सड़कों पे थूकने वाले लोगों के खिलाफ किए गए हैं, जिनसे लगभग 5.5 करोड़ 5,54,00,000 की धनराशि वसूली है। पर ये मेरे हिसाब से नेगेटिव फिगर है, क्योंकि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और हम लोगों को चालान की संख्या कम रखनी चाहिए, जो हमारा टारगेट होना चाहिए। यदि और कोई, मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, जैसे आपको सुविधा होगी उस हिसाब से मैं सर मैं आपसे जवाब ये दूंगा। जानना चाहता हूं। जी सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपने देखा कि जब कोविड मारामारी थी, तो प्रशासन के साथ पुलिस ने मिलकर कैसे इस व्यवस्था में अपना योगदान दिया, मैं चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। और जैसे लोग ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को ट्वीट कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, उस कुछ केसेस के बारे में अगर बता पाएंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जी जरूर। जैसा आपने बताया है कि हम लोगों ने बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा किया है, और हमारी कोशिश हमेशा यही थी कि किस तरह से हम आगे बढ़कर लोगों की मदद करें, किस तरह से उनको जागरूक करें। इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो पुलिस के पास भी आ रहे थे, वो उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, हॉस्पिटल्स में बेड की आवश्यकता थी, इसके अलावा वेंटिलेटर्स वाले बेड चाहिए थे, आईसीयू में चाहिए थे, ऑक्सीजन जी सिलेंडर्स की जी। उपलब्धता करानी थी। बहुत से लोग थे जिनको मेडिसिन घरों में चाहिए थी, आवश्यक वस्तुएं उनके घरों में चाहिए थी। कई ऐसे थे जिनके परिवार के सभी लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, घर में डोमेस्टिक हेल्प के लोग नहीं थे, उनके सामान लाने वाले लोग नहीं थे। ऐसे लोगों की भी जब भी डिस्ट्रेस कॉल आई तो हम लोगों ने उनके घरों में दवाइयां पहुंचवाई, सामान पहुंचाए। इस माध्यम से भी बहुत से लोगों से हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जुड़े। पुलिस कर्मियों को खुद को अलर्ट रहना जरूरी था, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि बिंदास होकर कर रहे हैं, वो एक हैजार्ड है हमारा, एक पार्ट ऑफ द जॉब है। फिर जी भी हम लोगों ने पहले अपने लोगों को ब्रीफ किया, उनके लगातार ब्रीफिंग करते रहे।
फिर इनको एसओपीज बना के दी कि किस तरह की चीजों में कैसे आपको पालन करना है, डूज एंड डोंट्स बनाए कि आप जब बाहर से अपनी ड्यूटी करके आएंगे तो क्या प्रिकॉशंस बरतेंगे, घरों में किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स से कैसे बच के चलेंगे ताकि उनको आप प्रभावित न करें क्योंकि आप बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। फिर हमने उनके मेस मेन्यूज बनाए, डाइटिशियन से बात करके किस तरह के उनको मेस में खाना पीना उचित होगा, किस तरह से हम उनको पुलिस लाइन में फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारी प्रोटीनस डाइट, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक युक्त डाइट दी गई, स्प्राउट्स दिए गए, काढ़ा बनाया गया, वो सब चीजें उनकी डाइट में शामिल हुई। और इसके बाद हम लोगों ने उनको फ्री ऑफ कास्ट सारे चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, ग्लव्स हो, फेस शील्ड, हेड गियर, इसके अलावा लगातार जितने भी पुलिस ऑफिस, पुलिस लाइंस, उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में सब में सैनिटाइजेशन फायर सर्विस के माध्यम से किया गया। हम लोगों ने अपनी इन हाउस व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखी। कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम जुड़े रहे, पुलिस लाइन में हेल्प डेस्क शुरू किए गए, सभी थानों में, सभी ऑफिसेज में कोविड हेल्प डेस्क खोले गए जिनके माध्यम से हम वहां आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे। बैरकों में, कार्यालयों में हमने एक सीटिंग डिस्टेंस का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन किया। सभी बेड्स के बीच में दूरियां बढ़ाई, उनके बीच में हमने कुछ आड़ या पर्दे लगाए, ऑफिस में सिटिंग को दूर दूर किया, पब्लिक इंटरेक्शन को कोशिश किया कि किस तरह से ज्यादा सेफ रह के किया जा सकता है। और एक बहुत अपना एक रोबस्ट सिस्टम बनाया जिसमें आयुष कवच कैप था, आयुष कवच था और आरोग्य सेतु थे। इन एप्स के माध्यम से भी हमने लोगों की मॉनिटरिंग करने की कोशिश की। प्लस कुछ अपने एक वेलफेयर रिलेटेड मेजर के तहत हमने अपने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए थे कि जिसको फैमिली को किसी तरह की कोई दिक्कत हो वो हमसे जुड़ सकती है, बात कर सकती है। अभी हाल फिलहाल ही आगरा में आईएमए की मदद से हम लोगों ने एक डॉक्टर्स की और टेक्निकल असिस्टेंट्स की एक टीम बनाई है जिसमें नंबर्स उन्होंने शेयर किए हैं। कोई भी व्यक्ति पुलिस का, उसकी फैमिली इन नंबर्स पे कॉल करके टेली मेडिसिन यूज कर सकती है और अपने आप को बचा सकती है। और भी ऐसे जैसे हम लोगों ने एंटी ब्लैक मार्केटिंग स्क्वाड बनाया जिसमें जनता ने सूचना दी कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक हो रहे हैं, कहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शंस ब्लैक हो रहे हैं। वहां भी 5-6 जगह छापेमारी की गई, मुकदमे लिखे गए, सिलेंडर्स भी जब्त हुए, लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी 112 हमारे साथ लगातार इस अभियान में जुड़ी हुई है। तो एक प्रकार से इस कोविड के समय में पुलिस ने अपनी कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर किया, अपनी छवि को बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की और लोगों से जुड़े। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ग्रामीण इलाकों में अभी कोरोना बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है। आपके थाने की जो पुलिस है वो ग्रामीणों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों में अभी भी जिस तरीके से उनको बचना चाहिए, जिस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए, वो शायद उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं। और उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि थानों की पुलिस हो, आपकी जो लोकल पुलिस हो, जो प्रधान के साथ या बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती है, वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है इस समय? इसमें भी हम लोगों ने 2-3 चीजों को रेंज में शुरू किया है। जैसे हमारे पास सबसे पहले तो 500 पीए सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। कुछ ऐसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जो फिक्स्ड हैं, थानों पर और चौराहों पर लगे हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट जगहों पर उनकी आवाजें सुनाई देती है। एक तो हम उनका सहारा ले रहे हैं। दूसरा, हमारे पास लाउड हेलर्स हैं मोबाइल और गाड़ियों में जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, हम लगातार लोगों को वहां अवेयर कर रहे हैं। यूपी 112 की पीआरवीज के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं और जो ब्रोशर्स, पैम्पलेट, पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक शासन की तरफ से बहुत अच्छी पहल थी जिसमें निगरानी समितियां बनाई गई थी। वो निगरानी समितियां आरआरटी के साथ काम करती हैं, जो रैपिड रिस्पांस टीम है शासन की, सीएमओ की, स्वास्थ्य विभाग की, उनके साथ हम लोग टाई अप करते हैं, उनके साथ जगह जगह जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ जगह कोएर्सिव फोर्स भी दिखाते हैं ताकि योजनाओं का पालन हो सके। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी जो गुडविल जनरेट की है, बीट कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर बीट के, हल्के के चौकी इंचार्ज, दरोगा, उन लोगों ने लोगों से अपना टाई अप किया, गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश की है। जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि अपने लोग जीते और हारे कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल राइवलरीज छोड़ दें, क्योंकि ये विभीषिका है, इसमें सबको मिलकर काम करना है, आगे बढ़ना है।
तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के सबको साथ लेकर मिल के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव से ये समस्या हल नहीं होगी। उचित होगा कि लोग समझें, अपनी बेहतरी समझें, आगे आएं और समाज से जुड़ें। रविंदर, एक चीज और देखने को मिला इस कोरोना काल में कि आप देखिए कि बहुत सारे कई ऐसी डेड बॉडीज मिली जिनको परिवार वाले नहीं उठा रहे थे, उनको आपके पुलिस वालों ने कंधा दिया, उनका क्रिमेशन करवाया। ये अपने आप में तस्वीरें जो है वो बहुत प्रेरित करती हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े त्याग दिखाती हैं किस तरीके से आदमी अपनी जान को जोखिम में डाल के इतना बड़ा काम कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं अपने पुलिस कर्मियों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी सारी चीजें हम उनको जबरदस्ती नहीं करा सकते। एक मानवीयता का गुण उनके अंदर विद्यमान है, क्योंकि वो इसी समाज के लोग हैं, और ऐसे समय में वो सामने निकल के आया, उभर के आया। उससे फायदा ये हुआ कि जैसे जो आपने देखा कि जो तस्वीरें दिखी, अब उसमें बहुत से पुलिस कर्मियों ने पीपी किट पहनकर लोगों के घरों में गए, मदद की, उनके जो डेड बॉडीज थी उनके डिस्पोजल में सहायता की, उनको शमशान घाट तक ले गए। यहां तक कि जो फॉरेन में रहते थे, एक दो का लाइव प्रसारण भी उन्होंने व्हाट्सएप लाइव के थ्रू उसको वहां तक सर्कुलेट किया। और ऐसे कई जगह जहां पर सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही मौजूद था, लोग कंधे देने को तैयार नहीं थे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने को तैयार नहीं थे, उनकी मदद की गई। बहुत सी जगह जो जलाऊ लकड़ियां जो डेड बॉडी जलाने के लिए होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कराना। और कई लोग ऐसे थे जो उनके घर घर तक पहुंचे। डेड बॉडी डिस्पोजल तो एक एस्पेक्ट था जो इस समय मदद की गई। ये सब चीजें हम दबाव से नहीं करा सकते, और ये उनके अंदर की भावना थी, उनके अंदर जो मानवता थी वो निकल के आई। और यही बहुत बड़ा इशू था कि जिसने यूपी पुलिस एज पर से पूरी पूरी यूपी पुलिस को उसने बहुत ऊंचा उठाया और उनके एक बहुत अच्छी छवि पब्लिक में बनाई। सर, एक चीज और भी बहुत देखने को आया कि आप देखिए रेमडेसिविर को लेके आप लोगों ने अभियान चलाया, आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके या जीवन रक्षक की दवाइयों को लेके अभियान चलाया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह छापेमारी हुई जहां पे आपको नकली रेमडेसिविर या रेमडेसिविर को ब्लैक करने की जानकारी मिली। और सर, एक इसमें और सवाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा ज्यादा बिल लेने की भी बहुत सारी शिकायतें पुलिस के पास आई होंगी। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश भी किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग जनता को लूटने का काम कर रहे हैं इस समय। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस समय में ओवर बिलिंग हुई है, ओवर चार्जिंग हुई है, कई जगहों पे हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। सभी जिलों के डीएम साहबान ने अपने अपने जगह रेट्स फिक्स किए कि किस तरह के नॉर्मल बेड्स के क्या रेट होंगे, आईसीयू बेड्स के, वेंटिलेटर बेड्स के 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 प्रतिदिन के रेट्स उन्होंने तय किए। इसके बावजूद कई लोगों ने कुछ ऐसी बिलिंग्स की जैसे कंसल्टेशन फीस ली, कुछ लोगों ने अपने डॉक्टर्स की जो विजिट चार्जेस लिए और उसको बिल में शामिल नहीं किया। ओरिजिनल बिल में तो लोगों को दिया, लेकिन वो 18,000 में से निकाल दिया। तो कुछ लोगों ने इस तरह के बिल भी सोशल मीडिया में अपलोड किए। इस संबंध में आईएमए के साथ हम लोगों की एक बैठक भी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आईएमए फोर्थ कमिंग था इसमें, और उसने बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को कहा भी कि एक तो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कराइए, न केवल रेमडेसिविर का बल्कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड की अवेलेबिलिटी कराइए, ओवर प्राइसिंग को कुछ कम करिए। और इसमें जिला प्रशासन ने भी चारों जिलों के डीएम साहबान, कमिश्नर साहब के थ्रू हम लोगों की बातें हुई, 2-3 जगह विजिट्स में भी उनसे बात हुई, और मुझे खुशी है कि उन लोगों ने भी इसका संज्ञान लिया और ग्रेजुअली हम काफी हद तक कंट्रोल कर सके। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। अब उसमें निश्चित रूप से जिला प्रशासन को, सीएमओ को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो मुकदमे लिखाते हैं, अगर प्रशासन की तरफ से मुकदमे लिखाए जाते हैं तो हम जरूर लिखेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। फिर भी कुछ और चीजें जो वो चार्ज कर रहे हैं उनको बैठ के, मेरे ख्याल है मिल बैठ के एक बार एक और रेट ऐसे भी फाइनल करने चाहिए कि इनके अलावा भी ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जो चार्जेस में बाद में शामिल हो सकती हैं। दूसरी चीज, आईएमए आगे आ रहा है, अपनी कंसल्टेंसी के लिए आगे आ रहा है लोगों। जी सर, आप अपनी बात पूरी कर लेती। तो कुल मिला के हम सबसे मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं।
और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम पब्लिक को ये महसूस करा सके कि हम उनके लिए बने हैं। जो एक बहुत अच्छा स्लोगन था, आपदा में अवसर, उसको पॉजिटिव तरीके से न लेके कुछ लोगों ने नेगेटिव तरीके से लिया। जिसको जहां मिला उसने रेट बढ़ाए, कुछ लोगों ने काला बाजारी की, ब्लैक मार्केटिंग की। उसको नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें एक ह्यूमन अप्रोच ज्यादा जरूरी है इस समय। निश्चित रूप से सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस जो है लगातार 24 घंटे काम कर रही है। लेकिन सर, उनके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में उनका साथ दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर सामूहिक रूप से कहूं तो पुलिस का साथ दिया, आपके डिपार्टमेंट का साथ दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं। अब उनको किस तरीके से सुविधाएं आपका डिपार्टमेंट या आपके जोन में आप लोग कैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी मनोबल जो है बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें मैं इसको दो पार्ट में करूंगा। एक तो वो सारे शासकीय विभाग हैं जो इस लड़ाई में एक साथ जुड़े हैं, जिनको गवर्नमेंट ने फ्रंट वॉरियर्स कहा है जी। और कोरोना वॉरियर्स कहा, फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, प्रशासन, पुलिस और इनसे जुड़ी सुविधाएं, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह हैं, जो लगातार दिन रात अनवरत अपने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर कार्य कर रही है और केवल लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे ऐसे बहुत से समाज सेवी संगठन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहे हैं। कई ऐसे पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चलाया हुआ है। बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लाज्मा डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी करा रहे हैं। कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का लंगर चलाया हुआ है। तो ऐसे जब तक समाज के पॉजिटिव लोग नहीं जुड़ते हैं, तब तक किसी बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से निपटने में असुविधा होती है। बट जब ज्यादातर लोग सकारात्मक सोच वाले जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है फिर हम, इसीलिए भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद काफी हद तक हम इसे कर्टेल करने में सफल रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मेरा साधुवाद है और पुलिस की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि हम 24 घंटे और अनवरत उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारे सभी जवानों का, सभी वर्कर्स का मनोबल बहुत ऊंचा है। अपने सारे सुख सुविधाओं के ऊपर इस समय उन्होंने समाज सेवा को और जनता की सेवा को रखा है, और जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से हम सबकी वो बधाई के पात्र भी हैं। नवीन सर, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। प्लीज प्लीज। इस समय जो एक चीज जो सबसे बड़ी है, वो मीडिया का रोल बहुत अहम है। अगर वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार सकारात्मक खबरें दिखाए, ठीक होने वाले लोगों की संख्या दिखाए, बहुत से ऐसे लोगों की केस स्टडीज जो पॉजिटिवली बाहर आए हैं इस विभीषिका से लड़के, जिनके घर परिवार में सब लोग ठीक हो गए हैं, जो समाज सेवा में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो एक हमें पॉजिटिव माहौल बनाना है जो बन रहा है। और बहुत से ऐसे न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया के लोग हैं जिन्होंने अब निगेटिव खबरें दिखाना बंद कर दिया है, और वो एक इतना अच्छा संदेश लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि जब लोग डरना छोड़ देंगे, जब लोगों को ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हम इससे लड़कर बाहर आ सकते हैं बिना नुकसान उठाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, प्रिकॉशंस लेने हैं, और थोड़ा सा देश में सब चीजें ठीक हो रही हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे विदेश में लोग हैं जहां इससे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन नेगेटिव प्रचार प्रसार कम है। तो ऐसे में अगर जनता का हम मनोबल बनाए रखते हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स का मनोबल बनाए रखते हैं मीडिया के माध्यम से, और जनता को जागरूक करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी सेवा इस समय और कुछ नहीं हो सकती। चलिए नवीन सर, मैं समझता हूं कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता है जो बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। आपने इंडिया न्यूज को इतना महत्वपूर्ण समय दिया, हमसे बातचीत की, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।